बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बिन सुफियान ने उस जासूस लड़की से अपनी ज़रूरत के मुताबिक बहुत सी बातें पूछी। फिर सुल्तान अयूबी से पूछा कि इसे कहाँ भेजा जाए। उनको अभी उस पर यकीन नहीं था, वो सच बोल रही है या झूठ। सुल्तान अयूबी ने सोचकर कहा कि इसे आराम और एहतराम से रखो, फैसला सोच कर करेंगे। अली बिन सुफियान उसे अपने साथ ले गया और उन कमरों में से एक उसे दे दिया जहाँ जासूस लड़कियां रहा करती थीं। लड़की ने वहां रहने से इनकार कर दिया और कहा, इन कमरों से मुझे नफरत है। क्या यह मुमकिन नहीं कि मुझे उस घर में रखा जाए जहां से मैं अगवा हुई थी? नहीं, अली बिन सुफियान ने कहा, किसी के जज्बात की खातिर हम अपने कवायद जवाबत नहीं बदल सकते। वहां के पहरेदारों और मुलाजमों को कुछ हिदायत देकर अली बिन सुफियान लड़की को वहां छोड़ गया। हमाद फौजी आरामगाह में गया और नहाकर सो गया, मगर इतनी ज्यादा थकन के बावजूद उसकी आंख खुल गई। कोशिश के बावजूद वो सो ना सका। उसके जहन में यही एक सवाल कुलबुला रहा था कि बाप से मिले या ना मिले। थक हार कर वह उठा और उस जगह की तरफ चल पड़ा जो शोबिक में मुसलमानों के कैंप के नाम से मशहूर थी। वहां पहुंचकर उसने अपने बाप का नाम लिया और पूछता पूछता बाप तक पहुंच गया। उसके सामने एक बूढ़ा लेटा हुआ था। अम्माद ने उसे हाथ मिलाया और अपने आप को काबू में रखा। उसका बाप हड्डियों का पिंजरा बन चुका था। उसे अच्छी खुराक और दवाइयाँ दी जा रही थी। अम्माद ने अपना तारफ़ कराए बगैर उससे हाल पूछा, तो उसने बताया कि 16 बरसों की अज़ियतनाक मुशक्क़त, कैद और बच्चों के गम ने उसका ये हाल कर दिया है कि इतनी अच्छी ग़िज़ा और इतनी अच्छी दवाएँ उस पर कोई असर नहीं कर रहीं। बाप धीमी आवाज़ में अम्माद को अपना हाल सुना रहा था, लेकिन अम्माद 16-17 साल पीछे चला गया था। उसे बाप की सूरत अच्छी तरह याद थी। अब उसके सामने जो बाप लेटा हुआ था, उसके चेहरे की हड्डियां बाहर निकल आई थी। फिर भी उसे पहचानने में अम्माद को ज़रा भर दिक्कत ना हुई। उसने कई बार सोचा कि उसे बता दे कि वो उसका बेटा है। उसने अक्लमंदी की कि ना बताया। उसने दो खतरे महसूस किए थे। एक ये कि बाप ये खुशगवार धचका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दूसरा ये कि उसने बर्दाश्त कर ली तो उसके लिए रुकावट बन जाएगा। और यह भी हो सकता है कि वह महाज पर जाने लगे तो यह सदमा उसे ले बैठे। वह बाप से हाथ मिलाकर चला गया। आधी रात का वक्त होगा। अयूना बिस्तर से उठी। उस वक्त तक उसे नींद नहीं आई थी। उसने अली बिन सुफियान के रवैये से महसूस कर लिया था कि उस पर एतबार नहीं किया गया और अब न जाने उसका अंजाम क्या होगा। वो सोच रही थी कि वो किस तरह यकीन दिलाए कि उसने जो आप बीती सुनाई है वो झूठ नहीं। उसके साथ ही उसका खून इंतकाम के जोश से खोल रहा था। अम्माद के साथ अपने घर में जाकर उसके जहन में बचपन की यादें अजहुद जाग उठी थी और ख्वाब की तरह उसे बहुत सी बातें याद आ गई थी। उसे यह भी याद आ गया कि उसे अगवा के बाद बेतहाशा प्यार, खिलौनों और नहायत अच्छी खुराक से ये रूप दिया गया था। फिर उसे वो गुनाह याद आए जो उससे कराए गए थे और वह सरापा गुनाह बन गई थी। वह इंतकाम लेने को बेताब हुई जा रही थी। उस जज्बाती हालत ने उसे सोने नहीं दिया था। इस ज़हनी कैफ़ियत में बाप से मिलने की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी। बाहर दो पहरेदार हर वक्त टहलते रहते थे। उसका दिमाग अब सोचने के काबिल नहीं रहा था। वह अब जज्बात के ज़ेरे असर थी। उसने दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर देखा। उसे बातों की आवाज़ें सुनाई दी। दाईं तरफ कोई 20 गज दूर उसे दोनों पहरेदार बातें करते हुए साए की तरह नजर आए। लड़की दरवाजे में से सर निकाले उन्हें देखती रही। पहरेदार वहां से जरा परे हट गए। लड़की दबे पांव बाहर निकली और इमारत की ओट में हो गई। आगे घाटी उतरती थी। वो बैठ गई और पांव पर सिरकती हुई घाटी उतर गई। अब उसे पहरेदार नहीं देख सकते थे। उसे मालूम था कि मुसलमानों का कैंप कहाँ है और उसे यह भी मालूम हो चुका था कि अब यह कैंप कैद खाने से मेहमान खाना बन गया है। इसलिए उसे यह खतरा नहीं था कि वहां से कोई संतरी उसे रोक लेगा। वो बाप को मिलने जा रही थी जिसका उसे सिर्फ नाम मालूम था। वह तेज तेज जा रही थी कि उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे देखा मगर कोई नजर ना आया। उस आहट को वो अपने कदमों की आहट समझकर चल पड़ी, लेकिन यह किसी और की आहट थी। एक तनुमंद आदमी वहीं से उसके पीछे चल पड़ा था जहां से वो घाटी उतरी थी। अयूना को यह आहट एक बार फिर सुनाई दी। वह रुकी ही थी कि उसके सर और मुंह पर कपड़ा आन पड़ा। पलक झपकते कपड़ा बंध गया और दो मजबूत बाजुओं ने उसे जकड़कर उठा लिया। वो तड़पी मगर तड़पना बेकार था। रात तारीक थी और ये इलाका गैर आबाद था। जरा आगे जाकर उसे एक कंबल में लपेटकर गठड़ी की तरह उठा लिया गया। वो एक नहीं दो आदमी थे। निस्फ घंटे के बाद
اسے اتار کر کھولا گیا۔ وہ ایک کمرے میں تھی جس میں 2 دیے جل رہے تھے۔ وہاں 4 آدمی تھے۔ اس نے سب کو باری باری حیرت سے دیکھا اور کہا، تم لوگ ابھی یہاں ہو؟ اور آپ گیرالڈ، آپ بھی یہیں ہیں؟ ہم جا کر آئے ہیں، گیرالڈ نے جواب دیا، تم سب کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ اچھا ہوا کہ تم مل گئی۔ یہ وہ 4 سلیبی تھے جنہیں کرک سے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاسوس لڑکیاں جو مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئی ہیں انہیں وہاں سے نکالیں، اور شوبک میں اپنے جو جاسوس رہ گئے ہیں انہیں وہاں منظم کریں، اور اگر ممکن ہو تو وہاں تحریب کاری بھی کریں۔ تحریب کاری میں ایک یہ کام بھی شامل تھا کہ استبل میں داخل ہو کر جانوروں کے چارے میں زہر ملائیں، رسد کو آگ لگائیں اور فوجیوں کے لنگر خانے میں بھی زہر ملانے کی کوشش کریں۔ اس گروہ کا کمانڈر گیرالڈ نام کا ایک برطانوی تھا جو تباہ کار جاسوسی کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ایونا اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایونا کا خون نفرت اور انتقام کے جوش سے کھول اٹھا، لیکن وہ فوراً سنبھل گئی۔ یہ موقع نفرت کے اظہار کا نہیں تھا۔ گیرالڈ تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایونا بالکل بدل گئی ہے۔ اس نے ایونا سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ ایونا نے کہا کہ اسے فرار کا موقع مل گیا تھا، اس لیے وہ فرار ہو رہی تھی۔ گیرالڈ نے اسے بتایا کہ وہ چھاپا مار جاسوسوں کا ایک گروہ کرک کے مظلوم مسلمانوں کے بحروپ میں یہاں لایا ہے۔ ان دنوں شوبک کے حالات ایسے تھے کہ یہ گروہ آسانی سے ایک ہی گروہ کی صورت میں شہر میں آ گیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ارد گرد کے دیہات کے مسلمان بھی شہر میں آ رہے تھے۔ اسی دھوکے میں یہ گروہ بھی آ گیا۔ شہر میں پہلے سے جاسوس موجود تھے۔ انہوں نے پورے گروہ کو پس پردہ کر لیا۔ گیرالڈ نے ایونا کو بتایا کہ وہ 2 راتوں سے اس مکان کو دیکھ رہا ہے جس میں لڑکیاں ہیں۔ اس جگہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا، یہ انہی کی بنائی ہوئی تھی۔ رات کو وہ دیکھنے جاتا تھا کہ پہرے داروں کی حرکات اور معمول کیا ہے۔ یہ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ اسے ایونا مل گئی۔ ایونا نے اسے بتایا کہ لڑکیوں کو نکالنا آسان نہیں، تاہم نکالا جا سکتا ہے۔ رات کو ہی سکیم تیار ہو گئی۔ ایونا نے گیرالڈ کو بتایا کہ لڑکیاں کھلے کمروں میں ہیں جو قید خانہ نہیں، پہرے دار صرف 2 ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی تفصیلات تھیں جو ایونا نے انہیں بتائیں۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ لڑکیوں کو نکالنے کے لیے کتنے آدمی جائیں گے اور باقی آدمی کون سے مکان میں جمع ہوں گے۔ اس سکیم کے بعد ایونا نے یہ تجویز پیش کی کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس کی گمشدگی سے لڑکیوں پر پہرا سخت کر دیا جائے گا، جس سے یہ مہم ناممکن ہو جائے گی۔ گیرالڈ کو ایونا کی یہ تجویز پسند آئی۔ اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی رہائش گاہ کے قریب چھوڑ دیا گیا۔ ایونا کو باہر سے آتے دیکھ کر پہرے داروں نے اس کی باز پرس کی۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ دور نہیں گئی تھی۔ پہرے دار اس لیے چپ ہو گئے کہ یہ ان کی لاپرواہی تھی کہ لڑکی نکل گئی تھی۔ دوسرے دن علی بن سفیان کسی اور کام میں مصروف تھا۔ ایونا نے پہرے داروں سے کہا کہ وہ اسے علی بن سفیان کے پاس لے چلے۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں اس کے بلانے پر کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اس کی جب ضرورت ہوگی تو اسے بلایا جائے گا۔ ایونا نے بڑی مشکل سے پہرے داروں کو قائل کیا کہ وہ کسی اور کو بتائے بغیر مرکزی کمان کے کسی فرد تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ نہایت اہم اور نازک بات کرنی ہے۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پیغام نہ پہنچایا تو اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ پہرے دار اس کوتاہی کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ پہرہ داروں نے پیغام بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ علی بن سفیان نے پیغام ملتے ہی لڑکی کو بلا لیا۔ اس کے بعد لڑکی کمرے میں واپس نہیں آئی۔ رات کو جب شعبے کی سرگرمیاں سو گئیں اور شہر پر خاموشی طاری ہو گئی تو اس عمارت کے ارد گرد 8-10 سائے سے حرکت کرتے نظر آئے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ دونوں پہرے دار غائب تھے۔ 8-10 چھاپا مار خوش ہونے کی بجائے حیران ہوئے ہوں گے کہ پہرے دار نہیں ہیں۔ وہ آٹھوں پیٹ کے بل رینگ کر آگے آئے۔ ایونا نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکیاں کون کون سے کمرے میں ہیں۔ کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ لوگ واقف تھے۔ 2 چھاپا مار ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ باقیوں نے پرواہ نہیں کی کہ وہاں پہرے دار ہیں یا نہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ پہرے دار صرف 2 ہوتے ہیں۔ 2 پر 10 کا قابو پا لینا مشکل نہیں تھا۔ وہ سب لڑکیوں کے کمروں میں گھس گئے، مگر ان میں سے باہر کوئی بھی نہ نکلا۔ گیرالڈ اسی مکان میں تھا جہاں وہ گزشتہ رات ایونا کو لے گیا تھا۔ اس مکان میں سکیم کے مطابق 20 آدمی تھے، باقی کسی اور عیسائی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ گیرالڈ بے صبری سے لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تک انہیں اس کے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔
दस्तक का ये तयशुदा खास अंदाज था। गेराल्ड ने खुद जाकर दरवाज़ा खोला। यह मकान पुराने दौर की कलानुमा हवेली थी, जिसमें एक अमीर कबीर ईसाई रहता था। गेराल्ड ने जो ही दरवाज़ा खोला, उसे किसी ने बाहर घसीट लिया। फौजियों का एक हुजूम दरवाजे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में लंबी बर्छियां थीं। फौजी तेज और तुंद सैलाब की तरह अंदर चले गए। एक वसी कमरे में बैठे हुए सलीबी छापा मार जासूसों को संभलने का मौका ना मिला। उनसे हथियार ले लिए गए और उन्हें घर के मालिक और उसके कुंबे समेत बाहर ले गए। ऐसा ही हुल्ला उस मकान पर भी बोला गया था, जहां बाकी सलीबी छापा मार तैयार बैठे थे। ये दोनों छापे बैक वक्त मारे गए थे। उसी रात 10-11 मकानों पर छापे मारे गए। ये सरगर्मी रात भर जारी रही। मकानों की तलाशी ली गई और सुबह के वक्त अली बिन सुफियान ने सुल्तान अयूबी के सामने जो लोग खड़े किए, उनमें एक तो गेराल्ड और उसके 40 छापा मार थे, और तकरीबन इतनी ही तादाद जासूस और तहरीबकारों की थी, जिन्हें दूसरे मकानों से गिरफ्तार किया गया था। उन मकानों से जो सामान बरामद हुआ, उसमें बेशुमार हथियार, जहर की बहुत सी मिकदार, तीरों का जहीरा, आतशगीर मादा और बहुत सी नकदी बरामद हुई। ये कारनामा अयूना का था। उसने गेराल्ड के साथ स्कीम बनाई थी और उससे उन तमाम जासूसों के ठिकाने मालूम कर लिए थे जो शोबिक में छुपे हुए थे। गेराल्ड को इस पर एतमाद था। अयूना रात को ही वापस आ गई और सुबह उसने तमाम तर स्कीम अली बिन सुफियान को बता दी और जासूसों के ठिकानों की निशानदही भी कर दी। अली बिन सुफियान के जासूस दिन के वक्त सारे ठिकाने देख आए थे। शाम के वक्त सुल्तान अयूबी के खसूसी छापा मार दस्तों को उन ठिकानों पर छापे मारने के लिए बुला लिया गया था। लड़कियों को कमरों से निकालकर कहीं और छुपा दिया गया था। उनकी जगह हर कमरे में पहले से मौजूद 3-3 छापा मारों ने उन्हें पकड़ लिया। इस तरह शोबिक में सलीबियों के तकरीबन तमाम जासूस और छापा मार पकड़े गए। उनमें सबसे ज़्यादा कीमती गेराल्ड था। तमाम को तफ्तीश और उसके बाद सज़ा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। अयूना ने उन तमाम मुसलमान सरकर्दा शख्सियतों की भी निशानदही कर दी जो काहिरा में सुल्तान अयूबी के खिलाफ सरगर्म थे। हशीशियन के हाथों सुल्तान अयूबी और अली बिन सुफियान को कत्ल करने का जो मंसूबा तैयार किया गया था, वो भी अयूना ने बेनकाब किया और सुल्तान अयूबी से कहा, अब तो आपको मुझ पर एतबार आ जाना चाहिए। वो लम्हा बड़ा ही जज्बाती और रिक्कत अंगेज था। जब मम्माद को बताया गया कि अयूना उसकी बहन है, और जब बहन भाई को उनके बाप के सामने खड़ा किया गया, तो जज्बात की शिद्दत से बूढ़ा बाप बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने बताया कि उसकी बेटी का नाम आयशा है। सुल्तान अयूबी ने उस ख़ानदान के लिए ख़ास वजीफ़ा मुकर्रर किया और अली बिन सुफियान के महकमे के लिए हुक्म जारी किया कि तमाम जासूस लड़कियों के मुतल्लिक छानबीन की जाए। सलीबियों ने दूसरी लड़कियों को भी मुसलमान घरानों से अगवा किया होगा। सुल्तान अयूबी की फ़ौज बहुत बड़े खतरे से महफूज हो गई। शौबिक से दूर महाज की खबरें उम्मीद अफजा थी, लेकिन फौरी ज़रूरत यह थी कि बिखरे हुए दस्तों को यकजा किया जाए। उस मकसद के लिए सुल्तान अयूबी ने शोबिक का फौजी निज़ाम अपने मुआवनों के हवाले करके अपना हेड क्वार्टर शोबिक से दूर सहरा में मुंतकिल कर लिया। उसने बरक रफ्तार कासदों की एक फ़ौज अपने साथ रख ली। उसके ज़रिए उसने एक माह में बिखरे हुए दस्ते एक दूसरे के करीब कर लिए। उसके बाद उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करके शोबिक का दिफा उसी तरह मुनज़्ज़म कर दिया जिस तरह काहिरा का किया था। सबसे दूर सरहदी दस्ते थे, जिनके सवार गश्त करते थे। उनसे 5-6 मील दूर फौज का दूसरा हिस्सा हैमदन कर दिया और तीसरे हिस्से को मुतहर्रक रखा। कर्क में इकट्ठी होने वाली फौज की कैफियत ऐसी थी कि फौरी हमले के काबिल नहीं थी। उधर सुल्तान अयूबी ने भर्ती की रफ्तार तेज कर दी और नई भर्ती की ट्रेनिंग का इंतज़ाम खुले सहरा में कर दिया। उसने अली बिन सुफियान से कहा कि वो कर्क में अपने जासूस भेजे, जो वहाँ की इतला लाने के अलावा ये काम भी करें कि वहाँ के रहने वाले मुसलमान नौजवानों को कर्क से निकलने और यहाँ आकर फ़ौज में शामिल होने की तरगीब दे। फ़िलिस्तीन अभी सलीबियों के पांव तले कराह रहा था। यरूशलेम सलीब पर लटका हुआ था। उस मुकद्दस शहर से खून रिस रहा था। वहाँ के मुसलमान जो सलीबियों के ज़ालिमाना शिकंजे में आए हुए थे, पिस रहे थे, तड़प रहे थे और सलाहुद्दीन अयूबी का इंतज़ार कर रहे थे। उन तक ये इतलात पहुँच चुकी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फ़लस्तीन की सरज़मीन में दाखिल हो चुका है और शोबिक का कला मुसलमानों के कब्ज़े में है। ये उनके लिए खुशखबरी थी, मगर यह खुशखबरी पैगाम अजल साबित हुई। सलीबियों ने शोबिक की शिकस्त का इंतकाम
यरूशलेम और दीगर शहरों और कस्बों के मुसलमानों से लेना शुरू कर दिया था। वो मुसलमानों को मुर्दा कर देना चाहते थे ताकि वो जासूसी ना कर सकें और हमले की सूरत में सलाहुद्दीन अयूबी की मदद करने की जुरत ना करें। सबसे ज़्यादा मुजालिम कर्क के मुसलमानों पर तोड़े जा रहे थे। शोबे के बाद कर्क एक बड़ा कला था जिस पर सलीबियों को बहुत नाज था। ऐसा ही नाज उन्हें शोबिक पर भी था, मगर उस नाज को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की नहायत अच्छी चाल और उसके मुजाहिदीन की शुजाअत ने रेत के ज़र्रों की तरह बखेर दिया था। अब सलीबी कर्क को मजबूत कर रहे थे। वहाँ के मुसलमान बाशिंदों पर तशद्दुद एक एहतियाती तदाबीर थी। सलीबियों को यह वहम भी हो गया था कि मुसलमान जासूसी करते हैं, चनांचे यहाँ भी उन्होंने शोबे की तरह मुश्तबा मुसलमानों को बेगार कैंप में फेंकना शुरू कर दिया था। फ़लस्तीन की फ़तह हमारा एक अजीम मकसद है, मगर कर्क से मुसलमानों को निकालना उससे भी अजीम तर मकसद होना चाहिए। जासूसों के एक गिरोह का सरबराह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बता रहा था। वह तलअत चंगेज़ नाम का एक तुर्क था जो 6 जासूसों को शोबिक से भागे हुए ईसाई बाशिंदों के बहरूप में करक ले गया था। वो 3 महीनों बाद वापस आया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अली बिन सुफियान की मौजूदगी में वहाँ के हालात बता रहा था। सलीबी फौज जो भाग कर करक पहुंची थी, उसके मुतल्लिक उसने बताया कि हासी बुरी हालत में है और फौरी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं। उस हारी हुई फौज ने करक में जाते ही मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मुसलमान औरतों ने बाहर निकलना छोड़ दिया है। जहाँ किसी मुसलमान पर ज़रा सा शक होता है, उसे पकड़कर बेगार कैंप में ले जाते हैं, जहाँ इंसान ऐसा मवेशी बन जाता है जो बोल नहीं सकता। सुबह के अंधेरे से रात के अंधेरे तक काम करता है, सूखी रोटी और पानी पर जिंदा रहता है। हमने वहाँ ज़मीन दोज़ मुहिम चलाई है कि जितने मुसलमान जवान हैं या लड़ने की उम्र में हैं, वो यहाँ से निकलकर शोबिक पहुँचे और फौज में भर्ती हो जाए, ताकि कुमक का इंतज़ार किए बगैर करक पर हमला किया जा सके। चंगेज़ तुर्क ने कहा, हमारी मौजूदगी में कुछ लोग वहाँ से निकल आए थे, लेकिन ये काम एक तो इसलिए मुश्किल है कि हर तरफ सलीबी फौज फैली हुई है, और दूसरी मुश्किल ये है कि अपने कुंबों, खसूसन औरतों को वो ईसाइयों के रहमो करम पर छोड़कर नहीं आ सकते। फौरी ज़रूरत ये है कि करक पर हमला किया जाए और मुसलमानों को निजात दिलाई जाए। उससे पहले एक और जासूस ये इतला दे चुका था कि सलीबियों की स्कीम अब यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी करक का मुहासरा करेगा, तो सलीबियों की एक फ़ौज जो एक सलीबी हुक्मरान रिमांड के ज़ेर कमान है, अकब से हमला करेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले ही अपने फ़ौजी सरबराहों से कह दिया था कि सलीबी अकब से हमला करेंगे। इस सूरत हाल के लिए उसे ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत थी। उसने चंगेज़ को रुखसत करके अली बिन सुफियान से कहा, जज्बात का तकाजा ये है कि हमें फ़ौरन करक पर हमला कर देना चाहिए। मैं अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वहाँ के मुसलमान किस जहन्नुम में पड़े हुए हैं, लेकिन हक़ाइक़ का तकाजा ये है कि अपनी सफ़ों को मुस्तहकम किए बगैर एक कदम आगे ना बढ़ाओ। ज़रब उस वक़्त लगाओ जब तुम्हें यकीन हो कि कारी होगी। हम उन औरतों और बच्चों को नहीं भूल सकते जो दुश्मन के हाथों ज़लील ख्वार और कत्ल हो रहे हैं। ये हमारे गुमनाम शहीद हैं। ये कौम की अजीम कुर्बानी है। मैं उन्हीं की आबरू वक़ार के लिए फ़लस्तीन लेना चाहता हूँ। अगर मेरा मकसद ये ना हो, तो जंग का मकसद डाका और लूट मार रह जाता है। वो कौम जो अपनी उन बच्चियों और बच्चों को भूल जाए, जो दुश्मन के इक़्तिदार में ज़लील ख्वार और कत्ल हुए, वो कौम डाकुओं और रहज़नों का गिरोह बन जाती है। उस कौम के अफ़राद दुश्मन से इंतकाम लेने की बजाय एक दूसरे को लूटते, एक दूसरे को धोखा और फ़रेब देते हैं। उनके हाकिम कौम को लूटते और ऐशो इशरत करते हैं, और जब दुश्मन उन्हें कमज़ोर पाकर उनके सर पर आ जाता है, तो खोखले नारे लगाकर कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और दुश्मन के साथ दरपर्दा सौदाबाजी करते हैं। वो अपने मुल्क का कुछ हिस्सा और उस हिस्से की आबादी नहायत राजदाराना तरीके से दुश्मन के हवाले करके बाकी मुल्क में अपनी हुक्मरानी कायम करते हैं। फिर वो और ज़्यादा ऐश और लूट खसोट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुश्मन उन्हें बख्शेगा नहीं। ये ऐश चंद रोज़ा है, लिहाजा कौम की रगों से खून का आखिरी कतरा भी जल्दी जल्दी निचोड़ लो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐसी मुतअद्दिद कौमों के नाम लिए और कहा, वो तो सी पसंद थे। उनके सामने उसके सिवा कोई मकसद न था कि सारी दुनिया पर बादशाही करे और दुनिया भर की दौलत समेट कर अपने कदमों में ढेर लगा लें।
उन्होंने दूसरी कौमों की असमत दरी की और उनकी अपनी बेटियां और बहनें दूसरों के हाथों बेआबरू हुई। उन कौमों के हुक्मरान पराई जमीन पर हलाक हुए और उनका नामो निशान किसने मिटाया? उन कौमों ने जो गैरतमंद थी और जिन्हें एहसास था कि उनकी ज़मीन को और उनकी असमत को दुश्मन ने नापाक किया है और उसका इंतकाम लेना है। हम भी हमला आवर हैं, सलीबी भी हमला आवर हैं, लेकिन हम में फ़र्क है। वो दूर दराज मुल्कों से हमारे मजहब का नामो निशान मिटाने आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि मुसलमान औरतों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनके बतन से सलीबी पैदा करें। हम उनकी आबरू के दिफा के लिए हमला आवर हुए हैं। अगर हम कुफर के तूफान को ना रोकें तो हम बेगैरत हैं और हम मुसलमान नहीं। और अगर इस्लाम का दिफा इस अंदाज से करें कि दुश्मन के इंतज़ार में घर बैठे रहें और जब वो हमला आवर हो तो अपने घर में उसके खिलाफ लड़ें और फिर फहर से कहें कि हमने दुश्मन का हमला पिस्पा कर दिया है, तो ये सबूत है हमारी बुज़दिली का। दिफा का तरीका ये होता है कि दुश्मन तुम्हें मारने के लिए नियाम से तलवार निकालने लगे, तो तुम्हारी तलवार उसकी गर्दन काट चुकी हो। वो कल हमले के लिए आने वाला हो, तो आज उस पर हमला कर दो। मेरे पास इसका एक ही इलाज है कि मोहतरम नूरुद्दीन जंगी से कुमक मांगी जाए, अली बिन सुफियान ने कहा, और करक पर हमला कर दिया जाए। ये भी नुकसानदा होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, जंगी के पास इतनी फौज मौजूद रहनी चाहिए कि सलीबी अगर हमारे अकब पर हमला करें तो जंगी उनके अकब पर हमला कर सके। मैं मदद मांगने का कायल नहीं, उसकी बजाय मैं ये भी कर सकता हूँ कि करक में छापा मार दस्ते भेजकर सलीबियों का जीना हराम किए रखूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे जासूस छापा मार सलीबियों की जड़ें चूहों की तरह काटते रहेंगे, मगर उसकी सज़ा वहाँ के बेगुनाह मुसलमान बाशिंदों को मिलेगी। छापा मार तो अपना काम करके इधर उधर हो जाएंगे, वो हर किस्म की सख्ती और मुसीबत झेल सकते हैं। हमारे नहत्ते बहन भाई कुचले जाएंगे। अलबत्ता इस तजवीज़ पर गौर करो कि वहाँ से मुसलमान कुंभों को निकालने का कोई खुफिया इंतज़ाम किया जाए। हमले में कुछ वक़्त लगेगा। हमें खासी भर्ती मिल गई है, करक के जवान भी आ गए हैं और आ रहे हैं।